न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को घना दौरे पर। साजिश के तहत मुझ पर आरोप लगाए गए, बोले अनिरुद्ध सिंह। वीडी शर्मा बोले आदर्श कार्यकर्ता है हेमंत। आप देख रहे हैं। आइए देखते खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को घना दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को घना की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये उनके कार्यकाल की घना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच मजबूती होने की रणनीति साझा करने की समीक्षा करेंगे। चर्चा है कि मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकासशील देश के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। साजिश के तहत मुझ पर आरोप लगाए गए, बोले अनिरुद्ध सिंह। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI के वरिष्ठ अधिकारी पर कथित शारीरिक हमले के आरोपों पर पूरी तरह खारिज कर दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि घटना के वक्त वहां करीब 150 लोग मौजूद थे और स्थानीय लोगों ने खुद NHAI अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। मंत्री ने दावा किया कि उनके खिलाफ की गई FIR में कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह निराधार है। जो FIR है वो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। FIR दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी मैं पूछना चाहूंगा साथ में, ठीक है, कि वहां पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहां पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी SDM मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं। उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहां पे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ FIR अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में FIR ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, एक मिनट चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली FIR की बात कर रहे हैं वो तथ्य ही है, मैं समझता हूँ तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, असली मुद्दा जो पूछना चाह रहे हैं कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर MLC की बात करते हैं, MLC में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ OPD में 1 घंटा लगा के आ गए हैं। पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? ये रिटर्न रिकॉर्ड है, SHO को दिया, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। SHO जो है दिल्ली थाने आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। और मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये मैटर सब जुडियस है। और लोगों ने जो है, लोगों से बयान लीजिए या जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए, वो क्या बोलते हैं। तो मेरा यही बोलना है। तो अभी FIR अगर करी है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अभी इंक्वायरी होकर जो भी आउटकम आएगा, वी आर रेडी टू फेस। कानून का जो है पालन और सम्मान हम सभी करते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वीडी शर्मा बोले आदर्श कार्यकर्ता है हेमंत जी। भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने जानकारी दी है कि हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वीडी शर्मा ने कहा, हेमंत खंडेलवाल जी एक आदर्श भाजपा कार्यकर्ता है, जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व को आगामी चुनाव और संगठन विस्तार के लिए निर्णायक बताया है। ये तो मैं आज के हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई है, संगठन के पर्व की। हमारे हेमंत खंडेलवाल जी
नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में आगे बढ़ने का काम, जो एक यात्रा मध्य प्रदेश की है, आदर्श संगठन ठाकरे जी से लेकर कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, राजमाता सिंधिया, जिन लोगों ने खड़ा किया, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हेमंत खंडेलवाल जी भी एक आदर्श कार्यकर्ता हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सरल स्वभाव के तो हैं ही, परिश्रमी भी हैं, लेकिन उन्होंने आज जो कहा कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसलिए उनके नेतृत्व में इस यात्रा को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने कार्यकाल के दौरान पूरी टीम हमारी जो काम कर रही थी, उस टीम के सभी सदस्य 41 लाख कार्यकर्ता ऐसे थे जो बूथ एक्टिविज्म में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसलिए मध्य प्रदेश में उन सभी कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचा। इसलिए उन सबका धन्यवाद, उन सबका आभार, पूरे नेतृत्व का आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, और मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व का भी हृदय से आभार। आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी, इतिहास रचेगी। बीडी शर्मा जी की अगली नई भूमिका क्या होगी? बीडी शर्मा जी हों या कोई भी हों, भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक कार्यकर्ता के नाते से ही काम करते हैं। और एक कार्यकर्ता की भूमिका कहाँ हो, क्या हो, ये नेतृत्व समय समय पर इन सारी चीज़ों पर अपने बातचीत करता रहता है। इसलिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते से हम काम करते रहे। एक आपने बड़ा माइलस्टोन तय किया है, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है और मध्य प्रदेश के संगठन की यही विशेषता है कि ये माइलस्टोन आगे बढ़ता है। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें, नए प्रयोग होते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन सने सने आज इस स्थान पर पहुंचा है। तो ये जो गति है, इसमें हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। पुणे से प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस मामले पर सख्त कदम उठाए हैं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। विजया ने चिंता जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उस पर अभी क्या अपडेट्स हैं और इस विषय में कमीशन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिस तरीके से कोलकाता में रेप की घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है और ऐसे घटनाएं बार बार पश्चिम बंगाल में हमें नज़र भी आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत उसका खुद संज्ञान होते हुए हमने पुलिस को वहाँ पे लिखा था कि वो ठीक से कार्यवाही करे, ठीक से उसको देखे। जो पीड़ित लड़की है उसकी जो पूरी मेडिकल लीगली पूरी उसकी जांच हो, उसको अच्छे से देखा जाए, उसको संरक्षण दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो भी लोग हैं जिन्होंने इस बुरा कदम उठाया है, लड़की के साथ अत्याचार किया है, उनको कहीं भी न बख्शे। इस विषय पे राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्णतः ध्यान दे रहा है, देख रहा है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पर एक बात ज़रूर है कि ऐसी घटनाएं जो होती है, इस घटना को हम निंदा तो करते हैं, पर साथ साथ उन बेटियों को न्याय मिले, इस पूरे क्रम में हम काम भी कर रहे हैं। एक साथ महिला आयोग पूरा काम करे, लेकिन जो मंत्री होते हैं, खासकर इस घटना में देखा गया है मंत्रियों की तरफ से, बंगाल के मंत्री विवादित बयान देते हैं, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देते हैं। एक मंत्री का बयान है कि ये छोटी सी घटना है। ऐसे मंत्रियों को या ऐसे बयान देने वालों को आप क्या देंगे, क्या सुझाव? सबसे पहले तो एक ये बात है कि इस तरीके से वो बयान कैसे दे सकते हैं। हमारी देश की महिलाओं के बारे में आपको इस तरीके से घटिया बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ, पर उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने चलना चाहिए। महिलाओं के बारे में खराब बात करने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है, वो ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की आत्महत्या पर सरकार खामोश क्यों, बोले नाना पटोले।
कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ने खुद इसे स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेट्रोल, बीज, खाद और कीटनाशक जैसी जरूरतों चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि किसानों की आमदनी घट रही है। इस आर्थिक संगठन के चलते किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। आंसर देते ये तो सरकार ने मान्य कर लिया है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है। हम तो वही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो किसानों को फंसाने वाली जो योजनाएं होती है हर बार, जो नरेंद्र मोदी भी हो बोलते हैं कि मैं दुगनी दाम करूंगा, तुम्हारे फसल को दाम दुगना मिलेगा, हम खर्चे कम करवाएंगे, तो अभी तो खर्चे बढ़ गए हैं। डीजल में खर्चा बढ़ा दिया, पेट्रोल में खर्चा बढ़ा दिया, बीज में बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर में बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड में बढ़ा दिया, सब में खर्चे बढ़ा दिए और किसान को दाम कम मिलता है। ये तो अब सच है और उसी से किसानों की आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने सत्ता में आने के लिए किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री रोज घुमा रहे हैं, हम करेंगे। ये किसानों को बर्बाद करके ही शांत बैठेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। खरीफ हंगाम में लास्ट ईयर, अभी तो नया खरीफ हंगाम शुरू हो गया बारिश का, गए साल के भी पैसे अभी तक किसानों को दिए नहीं सरकार ने, तो स्वाभाविक है किसानों की आत्महत्या हो रही है। और इसलिए आज हमने विधानसभा में स्थगन के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव रखा और हमें आज ही इसमें चर्चा होना चाहिए। उसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष को कहा, लेकिन अध्यक्ष भी सरकार के साइड में है, किसानों के साइड में नहीं है। ये भी आज आप सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए हमने हमारा बहिर्गमन किया है। हम जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे, यही हमारी भूमिका है। सोयाबीन, तूर, कापूस जो बिक्री थी उसके ऊपर भी अभी परसेंटेज कम कर दीजिए, किसान को ऊपर जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी कम होगा। बिल्कुल, तो मैं आपको जब ही कहा है कि खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइज़र हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। और जब किसान को दाम ज़्यादा मिलने की कोशिश रहती तो इनका इम्पोर्ट शुरू हो जाता, बाहर के देशों से माल मंगा लेते। इनके जो मित्र है मोदी जी के, उनको फायदा कैसा उसके ऊपर सोचा जाता है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है। आदिवासी पहाड़े में वीडियो सामने आया है कि प्रस्तुति के दौरान 15 किलोमीटर उसको जाना पड़ा। लाड़की बहन योजना को पैसा डाइवर्ट किया है। आदिवासी जो पहाड़े है, दलित बस्ती, उधर का निधि, डेवलपमेंट का निधि समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं। ये किस तरह से देखते हो? देखो, महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली आपने देखा होगा कि आज लातूर जिले में एक किसान को बैल नहीं था तो खुद ने अपने को जोत लिया और उसकी बीबी उसको हाँक रही है। ये महाराष्ट्र की परिस्थिति बन चुकी है। किसानों के बेहाल कर दिए, आदिवासियों के बेहाल कर दिए, दलितों के हाल खराब कर दिए, ओबीसी की हालत खराब कर दिए, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं देते, उनके पैसे उधर ट्रांसफ़र कर लेते और लाडली बहन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी हुई है, ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है और ये सरकार को जनता का डर नहीं रहा है। सरकार को लगता है कि हम सब जो चुनाव आयोग इनके कार्यकर्ता बन गए, उनके आधार पर हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जनता का गुस्सा जब बढ़ेगा तो इनको सत्ता से भी खींचने को आगे पीछे नहीं देंगे। सर, राष्ट्रवादी आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम पर लगाया आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए शीश महल बनाया था, जबकि वर्तमान सरकार ने उसी शीश महल को अब जनता की सेवा और सुविधा के लिए समर्पित कर दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा, ये फर्क है पिछली सरकार और हमारी सरकार में। पहले जनता के पैसों से शाही ढक बनाए जाते थे, आज वही संपत्ति जनता के उपयोग में लगाई जा रही है। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे
और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरेंद्र चौधरी ने जताई अमरनाथ यात्रा को लेकर उम्मीद। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, हम भगवान भोले शंकर की प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हम इस तीर्थयात्रियों का स्वागत जम्मू कश्मीर राज्य में करें, किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। चौधरी ने कहा, यहाँ सभी समुदाय के लोग तीर्थयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की असली खूबसूरती है। से बात करेंगे कि आप ऊपर दर्शन करके भी कल आए, तो आज आप बनहाल में हैं, रिसीव करने के लिए पहले जत्थे को, तो थोड़ा अपना फीलिंग्स बताइएगा। देखिए, जब मैं यहाँ खड़ा आया हूँ, बनहाल में खड़ा हूँ, तो मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यहाँ, और सजाद शाहीन साहब जो हमारे ऑनरेबल MLA हैं बनहाल के, और मैडम शमीम जी जो चेयरपर्सन है यहाँ की बोर्ड की, और हम सब यहाँ पे आए हैं सरकार की तरफ से अपने यात्रियों की, अपने देश और दुनिया से जो लोग अमरनाथ यात्रा पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, और उन सबको ये बताने के लिए कि उमर अब्दुल्ला साहब जब हम यहाँ खड़े हैं तो उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ आपका स्वागत कर रही है। उमर अब्दुल्ला जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। तो इसलिए आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो बंदोबस्त आपको अपनी अपनी जिम्मेवारी जो बंदोबस्त में, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और आपने देखा कितनी खूबसूरती से सारा यात्रा चल रही है, और सुबह ये जम्मू से चली और कल की लखनपुर से चली, और सबका आज सुबह वहाँ से झंडा दिया गया, और ये आज यहाँ बनहाल में पहुँचे हैं। आज सड़कों पे ऊपर एक त्योहार है, एक फेस्टिवल चल रहा है, और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। आज जब बनहाल में हम खड़े हैं, आप देखें यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, हर कौम इन यात्रियों का स्वागत कर रही है। यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, यही जम्मू कश्मीर का भाईचारा है, यही जम्मू कश्मीर का मेहमान नवाजी है, जो देश और दुनिया में जो एक जिसके लिए जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। और ये यहीं से एक संदेश जाता है पूरे देश और दुनिया में कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जहाँ शेर और बकरी ने गैठा पानी पिया हुआ है, ये वो जम्मू कश्मीर है, ये महाराजे का वो जम्मू कश्मीर है जहाँ पे एक पूरा स्टेट का दर्जा था। और आज जब हम हैं, जब इनका हमें थोड़ा सा ठेस है दिल में कि जब आज हम इनको स्वागत कर रहे हैं तो एक यूटी में कर रहे हैं, और उम्मीद भोले शंकर से यही दुआ करेंगे कि मेरा भोला कृपा करेगा, हमारी सुनेगा। अगली बार जब ये लोग आएँ, एक यूटी में इनका हम स्वागत नहीं करेंगे, हम एक स्टेट में करेंगे। थोड़ा सा है कि यात्रा इनकी लेट हुई, और थोड़ा सा हमें लगा कि LG साहब ने थोड़ी सी लंबी पूजा जम्मू में की, और हमें खुशी, और मुझे पता चला कि LG साहब ने उसमें भगवान भोले शंकर से मांगा है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट मिले, इसलिए थोड़ी सी यात्रा लेट भी हो गई है। तो लिहाजा यही हम भी भोले से यही दुआ करेंगे कि भोलेनाथ जम्मू कश्मीर के लोगों के अरमान पूरे हों। ये लोग जो यात्री आए हैं देश और दुनिया से, इनके अरमान पूरे हैं, जो मुरादें ये लेके आए हैं, मेरा भोला इनकी वो मुरादें पूरी करे। क्या आपने भी पवित्र गुफा पर यही प्रार्थना की शिव भगवान से जम्मू कश्मीर को? ये गुप्त होता है, ये मेरे और भोले में है। अब मैं आपको क्यों बताऊं? जब भोले से बात की है तो हम भोले से, वो मेरे बीच में अब क्या की है हमने की है, लेकिन इतना जरूर है कि LG साहब ने आज स्टेट के लिए पूजा बड़ी जोर जोर से की है वहाँ जम्मू में, कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से स्टेट मिले, ये हमें सुनने में आया है। थैंक यू। 5,000 लोग आज पहले ग्रुप में शामिल हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये तसलसल बरकरार रहेगा? क्योंकि पहलगाम के इंसिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं दिलों में थोड़ी सी खटास आई थी लोगों को, तो क्या देखिए जो आप लोगों का उनको वालियाना इस्तेमाल है हर जगह? देखिए, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्योंकि LG साहब ने करना है, उन्होंने खुद भी कहा है कि सिक्योरिटी मेरे पास है। बाकी जहां तक बंदोबस्त है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे पानी का है, चाहे बिजली का है, और जितना भी बंदोबस्त है जो जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में, उसमें कहीं लापरवाही नहीं आएगी। और हमने ऑफिसरों को अपनी रिव्यू मीटिंग में उमर साहब ने भी कह दिया था कि जो लोग यात्री आएंगे, अमरनाथ यात्रा में आएंगे, भोले की यात्रा में आएंगे, किसी को कोई कहीं पे कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कुताही करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन पूरा बंदोबस्त है, पूरा, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं
हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है और हमें अपने ऑफिसरान के ऊपर पूरी एक उम्मीद है और हमेशा विश्वास है कि हमेशा यात्रा कामयाब रही और ये भी कामयाब रहेगी और रही पीसफुल रहेगी। और दूसरा, जहाँ तक आप बाईसरन का ताल्लुक कहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े बहादुर हैं, हिंदुस्तान के लोग बहुत बहादुर हैं। ये कोई कहे कि कोई किसी गोले से बारूद से हम लोगों को कोई डरा लेगा, हम डरने वालों में से नहीं। हम हमेशा इस देश के खड़े हैं, अपनी फौजों के पीछे खड़े हैं। हम अपने इन बॉर्डरों पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, इन बॉर्डरों पे हम अपनी मजबूती से हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। तो इसलिए ये सरकार जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, एक देशभक्त सरकार है और हम हमेशा देश को मजबूत करने के लिए अपने कदम उठाते हैं। और जब यहाँ पे आज मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ स्वागत करने सरकार की तरफ से आया हूँ, तो ये उमर अब्दुल्ला साहब के कहने पे मैं और शाहीन साहब और मैडम शमीम जी हम सब आए हैं। तो जो लोकल हमारे यहाँ पे सारे लोग हैं, यही एक मिसाल एक संदेश देने के लिए देश और दुनिया में कि जम्मू कश्मीर उतना ही प्यारा है जितने ही बाकी देश के शहर हैं। इसलिए इन लोगों को हम ये दिखाने आए हैं कि जम्मू कश्मीर इस यात्रा में आपके कदम कदम पे आपके साथ है। यात्री मत सोचें कि हम आप घरों से उठ के आए हैं, आप ये सोच के चलें कि एक घर छोड़ के आए हैं तो ये दूसरा घर भी आप है। जैसे कोई नानके जाता है, कोई दादके जाता है, उस तरीके से ये घर भी अपना है। तो इसलिए पर रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसमें क्या हुकूमत की? हाँ, ये बात मुझे लोकल्स ने यहाँ मिले हैं बैनाल में, उन्होंने कहा कि हमारी कोई लोकल्स जो ट्रांसपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को, क्योंकि यहाँ से वापस जाके अब मैंने मिलूंगा, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को, उमर साहब को जाके बताऊंगा, ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि यात्रा के साथ साथ कई लोग, कोई मरीज है, कोई स्टूडेंट्स हैं, किसी का एग्जाम है, किसी ने स्कूल कॉलेज में जाना है, या किसी और कई लोगों को जरूरी काम है, कई लोगों ने जम्मू और कश्मीर के बीच में जाना है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस दौरान उनको कोई कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हो, ना यात्रियों को हो, ना जो लोग जम्मू कश्मीर के लोकल यहाँ के रहने वाले हैं उनको हो। इसके लिए बात मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाऊंगा और इसका हल भी निकालेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और धर्मनिरपेक्षा, दूसरी ओर जमाते इस्लामी, बोले राजीव चंद्रशेखर। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केरल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निलंबन पूर्व उपचुनाव में कांग्रेस ने जमाते इस्लाम से न केवल समर्थन लिया बल्कि औपचारिक गठबंधन की घोषणा भी की है, जो उनकी कथित धर्मनिरपेक्षता के दावे को पूरी तरह खोखला साबित करता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, एक और कांग्रेस संविधान और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है, वहीं दूसरी ओर देश विरोधी संगठनों के साथ राजनीतिक सौदेबाजी करती है। एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूं। और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबूर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी
का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन सच ये है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। हाल ही में खरगे साहब ने कहा कि आप ये 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी के क्यों मना रहे हैं, लोग भूल गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत भी है और कारण भी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उनके डेस्परेट राजनीति, किसी तरह से जीतने की राजनीति के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलर वैल्यूज, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करता है। तो लोग इमरजेंसी के बारे में न भूलें, और आज जो हो रहा है, कांग्रेस और इंडी अलायंस जो कर रहा है, उसको याद दिलाने के लिए ही भाजपा इमरजेंसी के बारे में और ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ राजनीति कर रहे हैं और जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन को मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कांग्रेस कर रहा है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक जमात के साथ, जमाते इस्लामी के साथ जो उनके गठबंधन होते थे, उनका जो अलायंस होता था, वो सीक्रेट होता था। थोड़ा शर्म कांग्रेस में और इंडी अलायंस के पार्टनर्स में होता था, वो खुलेआम बाहर नहीं आते थे इसके बारे में। लेकिन पहली बार वायनाड और नीलंबूर के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने इनके दबाव के कारण, जमात के दबाव के कारण ओपनली इस अलायंस के बारे में अनाउंस किया है। जमाते इस्लामी के हेड जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जमाते इस्लामी के हेड का टाइटल का नाम है अमीर। अमीर जमाते इस्लाम के अमीर जो हैं, उनका नाम है मुजीब रहमान। और उन्होंने एक स्टेटमेंट हाल ही में डाला है कि देश में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने जमात का मदद नहीं लिया हो, और केवल एक ही पार्टी है जो जमात के साथ या जमात का उन्होंने मदद नहीं लिया है, वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा ये, यानी कि लेफ्ट हो या आरजेडी हो या जो भी ये नमाजवादी पार्टीज हों, सभी ने जमात और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर वो अपना राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। आज बाकी सब लोग, बाकी सब कम्युनिटीज जाग चुके हैं और उनका एकमात्र स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करें, उनको बेवकूफ बनाएं, उनको डराएं। और आप बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में इमारत शरिया के साथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जमात इस्लामी के साथ, कर्नाटक में जमात ही नहीं, जमात के साथ एसडीपीआई, पीएफआई के साथ उनका राजनीति चल रहा है। और पहले भी इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये आरएसएस है। बाटला हाउस में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, सोनिया गांधी
एक खटाखट से डिफेंड करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए निकली। पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उन्हें कहा नहीं बीजेपी ने करवाया है। पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये इसका जस्टिफिकेशन 370 का रिपील। तो हर बार कांग्रेस की भाषा जो है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलगंगा संवर्धन अभियान बना जल आंदोलन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के नेतृत्व में 90 दिनों तक चला गंगा संवर्धन अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश संदेश जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम के प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने जो जल भागीदारी का मॉडल तैयार किया है वे अनुकरणीय है। ये देखकर सुखद अनुभव होता है कि ये अभियान लोगों के परिश्रम, आस्था और समर्पण से जन आंदोलन में बदल गया है। 20 करोड़ की लागत से हमारे क्लस्टर जिसमें सब्जी उत्पादन होगा, इसके लिए भी 67 कृषक सुविधा केंद्र दिए हैं। जब मैं आज यहाँ आपको इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तो आज जो लोकार्पण हो रहा है 1568 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण भूमि पूजन, जोरदार अभिनंदन करो। 1500 करोड़ से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन इसी कार्यक्रम में हो रहे हैं। और 4 सिंचाई परियोजना। जब मैं बोलता हूं तो कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों खराब बोलते हो। अब खराब नहीं बोलो तो क्या करो, ये निमाड़ वालों से पूछ लो। निमाड़ में 15-20 साल पहले क्या हाल था। ये पूरा निमाड़ गर्मी में तपता था। पूरा खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदा घाट जैसे भेरू घाट खत्म हो जाए और मालवा की सीमा खत्म होकर निमाड़ की चालू हो जाए तो गर्मी के समय बहन बेटी घर से बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई। जो समृद्ध मायके वाली वो अपनी छुट्टी फरवरी के बाद ही घर जाके पहुंच जाती। आज बदलते दौर में 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ। जोरदार अभिनंदन करो पूरे निमाड़ के लिए। और क्या निमाड़, क्या मालवा। मालवा में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व जिनने कहा था अरे नदी जोड़ों में, छिपरा नदी में नर्मदा जी आ ही नहीं सकती। कितनी दमदारी से माननीय कैलाश जी भाई साहब यहाँ मौजूद, विधानसभा में सबके सामने विजय जी मौजूद, सबके सामने का असंभव है। अरे आज आंखें खोल लो अपनी। केवल नर्मदा छिपरा नहीं, गंभीर, नर्मदा, सिंध नदी, सिंधु नदी, सारी की सारी मालवा और निमाड़ के अंदर ये जल रचनाओं से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्या आज वर्तमान का समय बदला है। हमारा वो जो 1977 में होने वाला एग्रीमेंट, जहां हमारे जल प्रबंधन के बलबूते पर पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा करना था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई 2002-03 तक थी। मुझे प्रसन्नता है आज वो 55 लाख हेक्टेयर तक है। जोरदार अभिनंदन करो 55 लाख हेक्टेयर तक। और आने वाले समय में 4 योजना तो आज लोकार्पित की है, लेकिन 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो 100 लाख हेक्टेयर तक। और केवल नर्मदा जी ने, अभी तो नई माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड, क्या दमोह, क्या सागर। दमोह से हमारे भी धर्मेंद्र जी मौजूद है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी दमोह से सांसद रहे हैं। लेकिन दमोह, सागर, पन्ना, अरे ये वो क्षेत्र है जिनने मुगलों के आगे भी अपनी तलवार की धार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये प्रकृति के मार से, पानी की कमी से बुंदेलखंड पूरा प्यासा था और 20 साल पहले योजना बन जाती। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने राज्य की गरीबी नहीं देखी, बुंदेलखंड की परेशानी नहीं देखी, केवल सत्ता चलाते रहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे कई पीढ़ियां खराब करने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो
तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार ताली जोरदार बजाकर, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, और हमको केवल 5% मिलाना है, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। और ऐसे ही हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो चंबल से चल करके श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे क्षेत्र के लिए पीकेसी योजना का लाभ मिलने वाला है। और आज अब मैं जब बात कर रहा हूं तो अर्चना जी बैठी है, ये बुरहानपुर की केले की खेती और ये हमारा खंडवा का पीछे वाला हिस्सा, ये तापी परियोजना के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर का नया क्षेत्र बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र को नया आशीर्वाद मिलेगा। और आप तो खंडवा और बुरहानपुर वालों का तो क्या भाग्य, आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर इधर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इधर ताप्ती मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ से महाराज जी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए, इधर दादाजी धुनी वाले का आशीर्वाद, उधर ओंकार महाराज का आशीर्वाद। अरे कितना अच्छा भाग्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2250 करोड़ के जब महाकाल महाराज का आनंद आया, बोले महाकाल महाराज की, महाकाल मंदिर के 2022 याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहाँ मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री है, आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, ऐसे सिंहस्थ पहले पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए। और आने वाले समय में अभी हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने वाली है, तो हेलीकॉप्टर सेवा से जो आने जाने के लिए मार्ग अच्छे हो ही रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं डायरेक्ट आने जाने के लिए, लेकिन समय कम हो तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, भोपाल हेलीकॉप्टर सेवा से भी दर्शन करने की सुविधा मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने देवलोक के लिए भविष्य की दृष्टि से। और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से खंडवा के पास से खरगोन से होते हुए एक नई दौर, ज्ञानेश्वर जी आपको सौगात मिलेगी, 18,500 करोड़ की रेल लाइन। ये निमाड़ में रेल नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल थी, कांग्रेस के जमाने की मीटर गेज बंद कर दी, बाद में ताला लगा दिया। बहुत जल्दी भी ओंकारेश्वर खंडवा इंदौर की ट्रेन मीटर गेज में बजाय ब्रॉड गेज से चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, रेल की सौगात भी मिलेगी, रेल की सौगात, हवाई जहाज की सौगात, एक के बाद एक समय बदलता जा रहा है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ इसी खंडवा के अंदर जब मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूंगा। जब खेत का पानी खेत में, ये हमारी नई योजना, इसमें लगभग 83,000 से अधिक खेत में किसानों ने अपने खेत में नए तालाब बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उनके अपने माध्यम से। और जो एक नया अभियान चला है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का, खंडवा क्या करता, गजब कर देता है। खंडवा के अपने लोग भी गजब, 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज करने के लिए पूरे देश में नंबर 1 कोई जिला आया है तो खंडवा आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भूजल घर भंडारण के लिए, जिसके माध्यम से परमात्मा का दिया हुआ वर्षा जल फिर ट्यूबवेल में रिचार्ज करने के लिए स्वयं सहायता के माध्यम से लगभग 254 करोड़ की राशि से, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है।
हमारा तो ये इंदौर संभाग भाग्यशाली। कैलाश जी भाई साहब, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर, और जल संरक्षण में खंडवा, उधर रेल का पहला इंजन और ये डब्बा दोनों मिलकर के निमाड़, और क्या आनंद आ रहा है इंदौर संभाग का। ये प्रदेश का गौरव है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी क्षमता योग्यता के माध्यम से। एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। अमृत सरोवर 2 में 1000 से ज्यादा नए सरोवरों का निर्माण और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर 70,000 किसको कहते हैं, 70,000 कुएं, बावड़ी, तालाब, गिनती करो 70,000 किसको कहते हैं। लेकिन केवल 90 दिन के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ी सौगात हमको मिली। और जब यहाँ भाई बहन बैठे हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए भी 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। कांग्रेस के लोग कहते चुनाव की घोषणा है, चुनाव की घोषणा, चुनाव बाद नहीं देने वाले हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेसियों ने कभी एक फूटी कोड़ी नहीं दी बहन बेटी के लिए, इसलिए आज ये हालत हुई है उनकी। 20 साल से मध्यप्रदेश से बाहर है और देश में भी 15 साल हो जाएंगे आज बाहर गए को, क्योंकि आपकी नीति नीयत कभी जन कल्याण की रहती नहीं है। लेकिन बहनों चिंता मत करो, 250 रुपए तो रक्षाबंधन पे मिलेंगे, और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू हो जाएगा सभी लाडली बहनों के लिए। ये हमारे संकल्प शक्ति है। और 1500 के बाद 26 में, 27 में और चुनाव पहले, क्योंकि हमने 5 साल का संकल्प पत्र लिया है, चुनाव के पहले 3000 रुपया महीना सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और इसी 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 10th में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, सभी को लैपटॉप देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। साइकिल भी स्कूल जाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और आने वाले समय में उससे आगे बढ़ करके, अभी तो हम आपके खाते में किताब कापी तो दे रहे हैं, लेकिन किताब कापी के साथ आपके बच्चों को ड्रेस के लिए भी पैसे खाते में डाल रहे हैं। कोई बच्चा बचने वाला नहीं है, सबको सभी सुविधा दे करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छी स्थिति में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावी पीढ़ी के लिए। और उनके लिए सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी अपनी ये नई संकल्प शक्ति है। जब भगवान कृष्ण उनके आश्रम में जाकर के वो योगेश्वर हो सकते हैं, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सभी पुराण, सब में निष्णात हो सकते हैं, तो भविष्य के लिए भी बच्चे इसी प्रकार से तैयार हो। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम के मनाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जन्माष्टमी अच्छी मनाएंगे। और जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे दशहरा, आपको ध्यान हो, अहिल्या माता के नाम पर इसी ओंकारेश्वर के पास महेश्वर में हमने शस्त्र पूजन के दिन आए थे और अहिल्या माता के उस काल को याद किया था। तो ऐसे अहिल्या माता के लिए इस बार तो और सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो रहे हैं, तो हमने निर्णय किया धूमधाम से शस्त्र पूजन भी पूरे प्रदेश में दशहरे के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस दौर के लिए जिसके संकल्प के बलबूते पर राष्ट्र भक्तों की फौज तैयार होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से जाने के बाद सालों पुराना झगड़ा था दादा धुनी वाले के यहाँ का, ये ट्रस्ट और वो ट्रस्ट, ये कुछ बोले वो कुछ बोले, पता नहीं परमात्मा का जो भी समय था खराब निकल गया, लेकिन आज आनंद की वर्षा होगी। आज सब मिलकर के
जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो दादा धुनी वाले क्या क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले दादा धुनी वाले की। आज धूमधाम से जलगंगा संरक्षण अभियान पर सभी प्रकार के पुरस्कार देते हुए आज सारी नगरीय निकाय की सारी एजेंसियां, ग्रामीण विभाग की सारी एजेंसियां सबको पुरस्कृत करते हुए ये जलगंगा संरक्षण अभियान का संकल्प आज से नए रूप में आएगा। पूरे वर्षा काल में सभी भाई बहन अपने अपने ढंग से पौधारोपण करें, इस धरती को हरी भरी करें ताकि जल रचनाएं चलती जाए। एक योजना और बनी है जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी ताकि आपका फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि दे करके घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। हर घर में अपने पूर्वजों को स्मरण में बड़े भाई, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, पूरे खानदान को अपनी निजी भूमि में 1 एकड़ में अपनी अपनी मां के नाम से पौधे लगाओ और बगीचा निजी बनाओ। उस फल को भी आप खाओ और परमात्मा की सेवा प्रकृति के माध्यम से करो और इस आधार पर ये बगिया का आनंद मिलना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस अभियान के माध्यम से तार फेंसिंग, सिंचाई के लिए 50,000 का कुंड इत्यादि सारे पैसे, पौधे, खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि ये सब सरकार के माध्यम से देंगे और बगीचा आपका लगेगा। देखो भाई, ये है आम के आम और गुटली के दाम। सरकार का भाव देखो, बगीचा आपका बनाना, पौधे भी देंगे, तार फेंसिंग भी देंगे, मजदूरी भी देंगे, फसल उस समय 1 साल नहीं होगी उसके पैसे भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। इतना ही नहीं, अभी हमने परसों भिंड जिले से एक योजना घोषित की है किसानों के लिए। अभी प्रारंभ में अस्थायी कनेक्शन वालों के लिए जिनका 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन को 5,30,000 रुपये में अगर वो कनेक्शन सोलर पंप में बदलाता है तो सोलर पंप लगभग 5,30,000 का आता है। हमने कहा किसान कहां से लाएगा, उसको बिजली का बिल ही भारी पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, 90% सरकार मिलाएगी, वो केवल 30,000 मिलाए, सारे पैसे सरकार देने वाली है। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 10% राशि, 5,30,000 का पंप 10% सरकार में जमा करे, पंप आपको देंगे। पंप एक बार लगा कि बिजली के बिल से छुट्टी, आप कनेक्शन कटवा लो, पूरा बिजली आप अपनी खुद की बनाओ, खुद की जलाओ। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के आनंद तो लो, कितना अच्छा किसानों का भला हो रहा है। मुझे मालूम है जब आपको बोल रहा हूं तो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन किसानों के लिए हमारा मन है, किसान की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सारी योजना लगातार हम चलाते जा रहे हैं। कोई योजना में कभी किसी बात के लिए, हर एक बात का अंत सरकार के माध्यम से हमारे सभी वर्गों का बेहतरी का संकल्प है। 1 लाख नए पद भर रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के इस संकल्प के माध्यम से 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और 2 लाख नए पद मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, नए युवाओं को रोजगार का मौका हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा खोले गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहां गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर
2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। पूरे देश में इतनी धनराशि किसी ने नहीं दी। और आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी योजना हम चलाते जाएंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर एक और योजना बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। अभी कोई घायल हो जाता है, चौराहे पे दिखता है, तो आदमी सोचता है कि घायल को हाथ लगाए तो पुलिस के झंझट में कौन पड़े, हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन दे। ये खराब माहौल है। जब हम दादा धुनी वाले की बात कर रहे हैं, दादा गुरु की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कष्ट में मनुष्य को काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने निर्णय किया है कोई भी चौराहे पे गंभीर घायल है और कोई व्यक्ति देखता और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 25,000 का इनाम पहुंचाने वालों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं है, ये मानवता जिंदा करने का संकल्प है। किसी आदमी को पहुंचाकर हॉस्पिटल अगर उसकी जान बच जाए, इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात होगी। इन व्यवस्थाओं से तो सरकार पे भरोसा चलता है, मानवता जीवित होती है, हमारा परस्पर आत्मीय भाव बनता है। जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश परस्पर परिवार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में हम सब पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं चलेगी। हमको हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारी संवेदना नीचे उतारने की पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि मान लो खंडवा में कोई भर्ती हुआ और उसकी जान पे संकट आया, उसको दिल्ली, बंबई, इंदौर पहुंचाना है, गरीब आदमी है, गाड़ी से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में उसकी जान निकल सकती है। तो हमने निर्णय किया है डॉक्टर और वकील दोनों निश्चित करें, उसको हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। उसको हेलीकॉप्टर से जो पैसा लगेगा सरकार देने वाली है। जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। पहली बार देश में एयर एम्बुलेंस देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने ऐसे सभी संकल्प के लिए। जब मैं आज जलगंगा की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे कुछ अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे दे दी गई। उस मांगों के आधार पर भी मुझे लगेगा कि कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो ताली वाली बजा के बताओ, अगर आप बोलोगे तो देता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ नहालदा आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड को उसका हक दिलाना प्राथमिकता, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक अहम समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक उत्तर प्रदेश से जुड़े शेष परिसंपत्तियों और दायित्व के मामलों पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य की हक और लंबित मामलों का विस्तृत समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन के बाद शेष बची परिसंपत्तियां, देनदारियां और बकाया मामलों को सुलझाना था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म के नाम पर नेम प्लेट नहीं, साफ सफाई की हो चर्चा, बोले तहसीन पूनावाला। दिल्ली में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ रेस्तरां द्वारा धार्मिक पहचान वाले नेम प्लेट लगाए जाने को लेकर मचे राजनीतिक घमासान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने सहमियत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और स्वच्छता से जुड़ा होना चाहिए। पूनावाला ने स्पष्ट कहा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब
सारी योजनाओं के लिए मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी। और जब हमारे मिशन, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ELI योजना से युवाओं को नई नौकरियों पर मिलेंगे 15,000 हर साल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने ELI रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। मंडाविया ने कहा, पीएम मोदी की रोजगार केंद्रीय नीति के तहत 5 साल का एक विजन तैयार किया गया था, जिसका अहम हिस्सा ये योजना है। इस योजना के तहत नई नौकरियां पाने वाले युवाओं को साल में 7,500 यानी सालाना 15,000 का सीधा प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है फूड लाइसेंस का, ये कानूनी है। फूड लाइसेंस में ये आता है कि आपकी दुकान की जिम्मेदार कौन है या आपके रेस्टोरेंट के जिम्मेदार कौन है, बस। और जहाँ तक ये लाइसेंस और आपका क्या उसका जो टेक्निकल चीज़ है वो लाइसेंस डिस्प्ले करना, मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कम्युनल इशू नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के वहाँ नहीं जाएगा, मुसलमान हिंदू के वहाँ नहीं जाएगा, कुक हिंदू हो तो नहीं तो खाएंगे, कुक मुसलमान हो तो नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट का ओनर हिंदू हो तो ही खाएंगे, रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान हो तो नहीं खाएंगे, या किसी और धर्म का। इस पर धर्म नहीं आना चाहिए, खाने पर अन्न पर धर्म नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि हाइजीनिक रीजंस के लिए, साइंटिफिक रीजंस के लिए जो लाइसेंस सरकार ने इशू किया है, हेल्थ लाइसेंस, फूड लाइसेंस, वो आपको डिस्प्ले करना चाहिए और कीजिए। लेकिन मान लीजिए रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान हो बट कुक अगर हिंदू हो, या रेस्टोरेंट का मालिक हिंदू हो और कुक मुसलमान हो, तो मुझे लगता है हिंदू मुसलमान का इसको मुद्दा नहीं करना चाहिए। भाजपा को भी ये कोशिश करनी चाहिए इसको पोलराइज और कम्युनलाइज ना करे, बाकी अन्य दलों को भी नहीं करना चाहिए। फूड लाइसेंस जहां तक साइंटिफिकली सरकार ने इशू किया है, उसको डिस्प्ले करने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 20 सालों में कोई ठोस पहल नहीं, बोले तेजस्वी यादव। पटना में आयोजित दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज की सरकार दिव्यांगजनों को अपना नहीं पाती। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए कोई समर्थन कार्य नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने दिव्यांगजनों को पंख देने का वादा किया और कहा कि वे भले ही अलग है लेकिन किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल कैबिनेट की मीटिंग में ELI स्कीम को अप्रूवल दिया गया। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था, उसके तहत ELI स्कीम लाई गई है। ELI स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है, यानी कि न्यू एम्प्लॉयर है, उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा। और जो कंपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ऐसी कंपनियों को भी आर्थिक सहयोग करा जाएगा ताकि वो एम्प्लॉयज को पास ऑन करके न्यू जॉब को ओपन करें। ELI स्कीम के द्वारा
अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपया एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर को डीबीटी के द्वारा दिया जाएगा और 3.5 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने का लक्ष्य के साथ ये स्कीम लाई गई है। मैंने कल ट्रेन देखा, सभी युवाओं ने इस स्कीम का स्वागत करा है और मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए एक रोजगार पैकेज के रूप में 2024-25 के बजट में अनाउंसमेंट करा था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया से 5 स्कीम चला के 4.5 करोड़ जॉब निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए ये स्कीम बहुत उपयोगी होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार का जाना तय है। पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना तय है और ये केवल उनकी राय नहीं बल्कि जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया है। पिछले 1.5 महीने से जनसुराज की टीम उन गांवों और छोटे शहरों में जा रही है जहां अक्सर नेता नहीं पहुंचते। वहां की जनता ने आरजेडी और नीतीश बीजेपी की 2 पार्टियां व्यवस्था से नाखुश जताई है, लेकिन मजबूती से उन्हीं प्रणाली को वोट दिया है। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निःशक्त नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और 7वां, आवास योजना में
दिव्यांग भाइयों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित हम लोग करवाने का काम करेंगे। मिलना चाहिए ना आवाज। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार का जाना तय है। पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना तय है और ये केवल उनकी राय नहीं बल्कि जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया है। पिछले 1.5 महीने से जनसुराज की टीम उन गांवों और छोटे शहरों में जा रही है जहां अक्सर नेता नहीं पहुंचते। वहां की जनता ने आरजेडी और नीतीश बीजेपी की 2 पार्टियां व्यवस्था से नाखुश जताई है, लेकिन मजबूती से उन्हीं प्रणाली को वोट दिया है। नीतीश कुमार का जाना तय है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। 1-1.5 महीने से आप जैसे कई पत्रकार जो खुद सभाओं में गए हैं, दिल्ली में बैठ के विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, पटना में बैठकर आकलन नहीं कर रहे हैं, जो सभाओं में जा रहे हैं, जो एक्चुअली लोगों से सुन रहे हैं, उन जगहों पर लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं जहां पर कोई नहीं जाता है। हम लोग जहां जा रहे हैं उन गांवों में, उन छोटे कस्बों में शायद ही कोई नेता कभी पहुंचता है, और वहां पर जो भीड़ आ रही है वो सिर्फ प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रही है। वो जनसुराज का काडर नहीं है, हमारा संगठन नहीं है। वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से ये जान रहे हैं कि जो यहाँ व्यवस्था है, जो 2 दलीय व्यवस्था है, राजद और नीतीश भाजपा का जो 3 दल का समीकरण है कि एक और राजद है, एक और नीतीश भाजपा है, लोग इनके कार्यकलापों से, इनके डिलीवरी से खुश नहीं हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग उनको, उनमें से किसी एक को इसलिए वोट देते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और एक धारणा बन गई थी कि बिहार में कोई विकल्प तो बन ही नहीं सकता इसके बाहर। लेकिन 3 बरस के जनसुराज के प्रयास ने लोगों में वो न सिर्फ विश्वास पैदा किया है बल्कि उनको वो रास्ता भी अब दिख रहा है कि अच्छा ये एक विकल्प, ये एक रास्ता हो सकता है। मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूं, भाषणों में भी कहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता हो। ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन बदलाव तो 100% लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई बहुत हो गया, जाति पाति धर्म लड़ाई, एक दूसरे का डर दिखाकर वोट लेना। एक बार बिहार में बच्चों की बात हो, बिहार के बच्चों की बात हो, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा ये बात हो। एक बार तो कम से कम कोई कहे कि भाई किस समय सीमा में बिहार के लोगों का पलायन, बच्चों का पलायन बंद होगा। अभी देखिए, मैंने 1.5 साल पहले एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई भी हादसा हो, हताहत होने वाले लोग बिहार के, उसमें कुछ न कुछ हताहत होने वाले लोग बिहार के होंगे ही होंगे। कश्मीर में आतंकवादी गोली चला दें तो मरने वालों में बिहार के लोग होंगे। कोई ट्रेन की दुर्घटना हो जाए उसमें मरने वालों में बिहार के लोग होंगे। कहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए वहां मरने वालों में बिहार के लोग होंगे। कहीं टनल धंस गया, फंस गए मजदूर, वहां बिहार के लोग होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी ऐसा देश का क्षेत्र नहीं है जहां मजदूरी करने वाले बिहार के लोग नहीं हैं। ये इतनी बड़ी त्रासदी है, और जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, बिहार में सुधार और विकास की बात करना बेमानी है। पहली बार लोगों को ये लगा है कि भाई उस दर्द को, किसी ने दर्द की बात को उठाया है जिससे कि लोग यहां दशकों से पीड़ित हैं। लोगों ने अपने जीवन की नियति को मान लिया था कि हमारे बच्चे को अगर मजदूरी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसको घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना पड़ेगा। पहली बार जनसुराज कह रहा है कि नहीं, अगर कर्नाटक के बच्चे को मजदूरी करने के लिए कर्नाटक से बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर गुजरात के बच्चे को काम नौकरी रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर मध्य प्रदेश का लड़का, दिल्ली हरियाणा का लड़का अपने राज्य में पढ़ाई कर सकता है, तो बिहार के बच्चे क्यों दूसरे जगह जाएंगे? बिहार में भी वो सुविधा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं उन मूर्खों की तरह बात नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे सरकारी नौकरी तो कुछ लोगों को ही मिलेगी, लेकिन इतनी व्यवस्था जरूर हो जाएगी कि बिहार का कोई व्यक्ति 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए उसको बिहार, अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की बिल्कुल गारंटी है। लोगों को ये बात पसंद आ रही है, लोगों को इस बात में विश्वास है, इसीलिए आप अप्रत्याशित भीड़ देख रहे हैं जो हम लोग की कल्पना से बाहर है। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे नेताओं को, दलों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। हम लोग खुद भी ऐसा नहीं मानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जहां जा रहे हैं, चाहे मैं सिवान चला जाऊं, चंपारण चला जाऊं, खगड़िया चला जाऊं, नरकटियागंज चला जाऊं, मैं सीमांचल चला जाऊं, भागलपुर चला जाऊं, जहां जाइए उतनी ही भीड़ है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच